अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपने डिजिटल मार्केटिंग यह शब्द ज़रूर सुना होगा। क्या होता है ये डिजिटल मार्केटिंग? इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के। और इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन के साथ। डिजिटल मार्केटिंग इज द कम्बाइनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डिजिटल एंड मार्केटिंग। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को समझ लें तो हम डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। डिजिटल का मतलब होता है जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है, जो कुछ भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। और मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को अपने टारगेटेड कस्टमर्स, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज को इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है, इसलिए इसको हम कभी कभी ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं। इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विथ पोटेंशियल कस्टमर यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। मतलब इंटरनेट और डिजिटल कम्युनिकेशन के दूसरे तरीके जैसे सोशल मीडिया है, उनका इस्तेमाल करके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचना, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ब्रांड से कनेक्ट करना, यही डिजिटल मार्केटिंग है। 91% ऑफ बिजनेसेस यूज सोशल मीडिया फॉर मार्केटिंग। मतलब 91% बिजनेस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं मार्केटिंग के लिए। आज के समय में चाहे कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हर कोई डिजिटली ग्रो होना चाहती है। तो क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग? अगर हम डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यह करीब $460 बिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब यह आईटी इंडस्ट्री के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। दुनिया की आबादी करीब 8 बिलियन है, जिसमें से 5.22 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 4.66 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पर एक्टिव हैं और 4.20 बिलियन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मतलब लगभग 53.6%। मतलब हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दुनिया के लगभग आधी आबादी तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत बड़ी ऑडियंस हमें डिजिटल मार्केटिंग देता है, इसलिए ज़रूरी होता है डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को पुराने मार्केटिंग के तरीकों से कंपेयर करें तो पहले जो हमारे मार्केटिंग के रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे न्यूज़पेपर एड्स हो गए या टीवी के एडवर्टीजमेंट्स हो गए या रोड पे कुछ बैनर एड्स हो गए, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। उनमें हमें एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आज के समय में हम 100 या 200 रुपया में भी एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। फेसबुक या गूगल एडवर्टीजमेंट्स में हमें काफ़ी लो बजट में अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें तो यह हमें टू वे कम्युनिकेशन देता है। मतलब अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो हमें न्यूज़पेपर पे कुछ ऐड दिखा, उस पर ना तो हम क्लिक कर सकते हैं, ना ही हम उस पर कंपनी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, ना ही हम उस ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर मुझे कुछ ऐड दिखाई देता है मोबाइल पे, तो हम उस ऐड को क्लिक कर सकते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट पेज पे जा सकते हैं, सीधा ही प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के तीसरे फ़ायदे की बात करें तो ये हमें एक बहुत बड़ी ऑडियंस देता है। मतलब जो 4.20 बिलियन एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उन तक हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं, जो कि दुनिया की लगभग आधी आबादी है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो हम स्पेसिफिक उस न्यूज़पेपर के रीडर्स जो होते हैं या उस टीवी चैनल के व्यूअर्स जो होते हैं, उन्हीं तक पहुँच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के चौथे फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें हमें हाई कन्वर्जन रेट मिलता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में जो एडवर्टीजमेंट्स होती है वो स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो उन चीज़ों पे इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे अगर मैं आज सर्च करता हूँ कि टॉप मोबाइल्स टू बाय, तो वो मुझे मोबाइल की एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, हर किसी को सेम ऐड दिखाई देता है। न्यूज़पेपर पे जैसे कुछ ऐड आया तो वही ऐड सबको दिखाई देता है। डिजिटल मार्केटिंग में मुझे कुछ अलग ऐड आएगा, आपके मोबाइल में कुछ अलग ऐड आएगा। तो इस मतलब जो स्पेसिफिक ऐड आता है, इसलिए कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है इस पर। अगर डिजिटल मार्केटिंग के पांचवें फ़ायदे की बात करें तो इसमें हम रिज़ल्ट को मेजर कर सकते हैं। मतलब कितने लोग हमारे एडवर्टीजमेंट से बाय किए हमारे प्रोडक्ट को, कितने जो हैं कौन से एरिया से हैं, कौन से जेंडर के हैं, इन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग हम देख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम ये कभी नहीं पता लगा सकते हैं कि उस स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट से कितने लोग हमारे
प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं डिजिटल कंज्यूमर जर्नी के बारे में। इसको हम कभी कभी बायर्स जर्नी भी बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो द बायर्स जर्नी इज द प्रोसेस बाय विच एवरी पोटेंशियल कस्टमर डिसाइड ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस पर जो बायर है वो किस तरह से डिसीजन लेता है। एक कस्टमर के डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बायर्स जर्नी बोलते हैं। एक कस्टमर की कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले की जो जर्नी होती है उसको हम बायर्स जर्नी बोलते हैं। इसके 3 स्टेजेस होते हैं: अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज और डिसीजन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में कस्टमर को रियलाइज होता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। कंसिडरेशन स्टेज में कस्टमर को अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। अब वो कंसीडर करता है, वो ब्रांड्स को देखता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और डिसीजन स्टेज में फाइनली वो सिलेक्ट करता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करता है। अगर इसको हम एक उदाहरण से समझें तो 4G के आने से पहले हमारे पास 2G या 3G ऑप्शन थे, जिसमें कि डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो होती थी। कई बार हमें घंटों तक वेट करना पड़ता था डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के लिए। तो ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम थी। जियो ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 4G को लाकर, लेकिन कस्टमर उस टाइम में इस बारे में अवेयर नहीं था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उन्हें लगता था कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग इसी स्पीड से पॉसिबल है। तो जियो के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कराए। तो इसके लिए उसने 1 साल तक फ्री में सब कुछ दिया, कस्टमर्स को अवेयर कराया कि जो फास्ट डाउनलोडिंग भी है की जा सकती है, स्लो डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये कंसिडरेशन स्टेज हुआ। और अब जब कस्टमर को पता चल गया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो अब वो पहले कंसिडर करेगा कि कौन सी कंपनी जो है उसके लिए सही रहेगी, इस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व कर पाएगी। तो फाइनली वो कुछ कंपनीज को लिस्ट करता है और एट द लास्ट स्टेज, इन डिसीजन स्टेज, वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल में उसे चाहिए कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं बायर्स जर्नी के। अगर हम अवेयरनेस स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन कंसिडरेशन और डिसीजन स्टेज तक आते आते ये श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए ये एक फनल की तरह इसे दर्शाया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हमें डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होगा। हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं। इसका प्राइस रेंज क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो एक कस्टमर का जो सोचने का तरीका होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में इसको हम डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च essentially boils down to anything that a person does online: what devices they use, the sites they visit, the ads they engage with, the pages they navigate to, when they leave, and how, and so on. मतलब वो कौन से साइट्स विजिट कर रहा है, कौन सी वेबसाइट से वो इंगेज कर रहा है, कब वो वेबसाइट पे आ रहा है, कब उस वेबसाइट को छोड़ रहा है, मतलब कितने टाइम तक वो वेबसाइट पे रह रहा है। इन सारी चीज़ों को हम डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर में कंसिडर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको अलग अलग वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के 8 टाइप्स की बात करने वाले हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के मेन टाइप्स में कंसिडर किए जाते हैं: कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। तो एक एक करके हम इन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम कंटेंट के थ्रू अपने कस्टमर को, अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है, उनको अट्रैक्ट करते हैं। अब कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई इमेज हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो। तो जब हम कंटेंट के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब हम पहले समझ चुके हैं कि अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो जब हम इसके लिए कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कंटेंट मार्केटिंग होता है। कंटेंट मार्केटिंग के अगर हम डेफिनेशन को देखें तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग अप्रोच focused on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action। मतलब वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट बनाना
और उसको एक स्ट्रेटजी के साथ, एक मार्केटिंग अप्रोच के साथ अपने जो टारगेट ऑडियंस है उन तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कंटेंट मार्केटिंग है। ओनली कंटेंट क्रिएशन इज नॉट कंटेंट मार्केटिंग। रेलेवेंट, कंसिस्टेंट एंड वैल्यूएबल कंटेंट, ये तीनों उस पर होना चाहिए। वो रेलेवेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए। और इसको एक मार्केटिंग अप्रोच के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचाना इस कंटेंट मार्केटिंग। अगर हम कंटेंट मार्केटिंग के दूसरे डेफिनेशन को देखें तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज्ड टू अट्रैक्ट, engage and retain an audience by creating and sharing relevant article, videos, podcast and other medias। मतलब कंटेंट मार्केटिंग एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम कंटेंट क्रिएट करके, रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करके और उसको शेयर करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है कंटेंट मार्केटिंग। अब इंटरनेट पे जो कुछ भी अवेलेबल है सब कुछ कंटेंट ही तो है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक कंटेंट है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ कंटेंट है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्च इंजन वो होता है जिसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे गूगल हो गया या फिर याहू हो गया, और जो कुछ भी हम इन सर्च इंजन्स में सर्च करते हैं उसको हम एक कीवर्ड बोलते हैं। जैसे अगर मैंने गूगल पे सर्च किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मेरे लिए एक कीवर्ड हो गया। अब अगर हम कुछ भी कीवर्ड किसी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, और ये सारे रिजल्ट्स हमें जिस पेज पे दिखाई देते हैं उस पेज को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें एक पेज दिखाई देता है, उस पेज को हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अपनी वेबसाइट को टॉप पे कैसे रैंक करें, तो गूगल के उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपने वेबसाइट को या अपने पेज को टॉप पे रैंक कराने की जो प्रोसेस होती है, जो उसकी टेक्निक होती है, उसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब गूगल या कोई भी सर्च इंजन, जो उसके पास डेटा कहाँ से आता है, अपने आप में वो कोई मैजिक नहीं है कि उस पर हम कुछ भी सर्च करेंगे तो उसका हमें वो रेलेवेंट रिजल्ट दे देता है। वो गूगल या जो कोई भी सर्च इंजन जो होता है वो बेसिकली क्रॉलर होता है, एक बोट होता है जो कंटिन्यूसली नए नए वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहता है। अब जैसे गूगल का क्रॉलर facebook.com पे गया, अब facebook.com पे उसको किसी कंपनी का प्रोफाइल मिला, उस पर उसको एक लिंक मिला, वो उस लिंक के अंदर चल गया। मान के चलिए उसको जोमेटो का एक लिंक मिला, तो वो अब उसका क्रॉलर जोमेटो के अंदर चल गया। अब जोमेटो के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड है, तो गूगल का क्रॉलर अब किसी रेस्टोरेंट के लिंक पे चल गया, अब उसके अंदर में वो किसी लिंक पे चल जाएगा, फिर उसके अंदर में वो किसी लिंक पे जाएगा। तो इसी तरह वो कंटिन्यूसली इंटरनेट में क्रॉल करते रहता है, नए नए वेबसाइट को वो क्रॉल करता है, और उस पर जो भी उसको डेटा मिलता है वो अपने आप में इंडेक्स कर लेता है, एक इंडेक्स में वो उसको स्टोर कर लेता है। इस प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, और जो क्रॉल करने की प्रोसेस होती है उसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से गूगल डेटा इकट्ठा करता है। और जब गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जब कोई यूज़र कुछ कीवर्ड सर्च करता है तो उसके पास जो भी इंडेक्स डेटा मौजूद होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमें सबसे रेलेवेंट रिजल्ट देता है। वो सारे वेबसाइट्स की रैंकिंग देता है, जो रिजल्ट सबसे रेलेवेंट होता है उसे वो टॉप पे रखता है, और इसी तरह से वो हमें बहुत सारे रिजल्ट देता है। तो वेबसाइट की जो इस रैंकिंग की प्रोसेस होती है इसको हम रैंकिंग बोलते हैं। तो सर्च इंजन 3 स्टेप्स में काम करता है, सबसे पहले क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग और उसके बाद रैंकिंग। गूगल जो इन वेबसाइट को रैंक करता है ये अपने एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग करता है। जिन फैक्टर्स के आधार पर उस रिजल्ट को देता है वो गूगल का एल्गोरिथम होता है। गूगल के एल्गोरिथम को वैसे तो कोई समझ नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत ही सीक्रेट होता है। अगर कोई गूगल के एल्गोरिथम को समझ ले तो वो गूगल के सर्च इंजन में अपने रिजल्ट को टॉप पे ला सकता है, और वो गूगल को मैनिपुलेट भी कर सकता है, गूगल के सर्च रिजल्ट को वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसलिए गूगल का वो एल्गोरिथम सीक्रेट होता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और सर्च इंजन के क्रॉलर को बता सकते हैं कि मेरा भी एक वेबसाइट है जो कि इस कीवर्ड से रिलेटेड ये चीज़ें बताता है। तो गूगल के इस रैंकिंग की प्रोसेस में अपने वेबसाइट को टॉप पे कैसे लाएं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो कि हम अप्लाई करके अपने वेबसाइट को इस रैंकिंग में टॉप पे ला सकते हैं,
तो इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का जो ये पूरा तरीका होता है, इसी को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। गूगल के नेचुरल रिजल्ट्स में अगर हमारी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो हमें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है और इसके लिए हमें कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए हम कभी कभी इसको ऑर्गेनिक वे ऑफ गेटिंग ट्रैफिक भी बोलते हैं, मतलब ट्रैफिक जनरेट करने का एक ऑर्गेनिक तरीका। अगर हम एसईओ के टाइप्स की बात करें तो एसईओ दो टाइप का होता है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में बेसिकली वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं या जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे साइट का टाइटल हो गया, साइट का मेटा टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन पेज एसईओ के अंदर में आती है। अब ऑन पेज एसईओ में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे वेबसाइट की जो टेक्निकलिटी होती है, पेज लोड टाइम, कितने टाइम में हमारा पेज लोड हो रहा है, या फिर वेबसाइट हमारा इंडेक्स होगा या नहीं होगा, उसका robot.txt, उसका HTML साइट मैप किस तरह से है, XML साइट मैप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेक्निकल एसईओ में के अंदर में आती है और ये एक एडवांस एसईओ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑफ पेज एसईओ की बात करें तो इसमें मेनली बैकलिंक्स आते हैं। बैकलिंक का मतलब होता है किसी दूसरे साइट पे हमारे साइट का लिंक जो हमारे साइट को रेफर करे। तो बैकलिंक्स के लिए हमें दूसरे साइट्स पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एसईओ को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ब्लैक हैट एसईओ एंड वाइट हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है जो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है। तो गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो जब हम नहीं करते हैं, हम गूगल को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को रैंक करे, तो ऐसे केस में हो सकता है कि हमारी वेबसाइट में कुछ इंस्टेंट ट्रैफिक मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं होता है और गूगल को अगर इस बारे में पता चले तो वो हमारी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकता है। वाइट हैट एसईओ की एक ऐसी टेक्निक है जो गूगल की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। जिस तरह से गूगल ने सजेशन दिया है उसी तरह की स्ट्रेटजीज को अपनाया जाता है। वाइट हैट एसईओ का थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें हमें जो ट्रैफिक मिलता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, और क्योंकि ये गूगल की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो इसमें कुछ रिस्क नहीं होता है। एसईओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना लगभग नामुमकिन है। ऑन पेज एसईओ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लिंक बिल्डिंग के बहुत सारे तरीके आते हैं, जैसे क्लासिफाइड्स बनाना हो गया या प्रोफाइल क्रिएशन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडवांस एसईओ का पार्ट है। इस वीडियो को हम बेसिक ही रहने देते हैं। तो ये कुछ एसईओ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें हम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। इसके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है। इस वीडियो में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझेंगे। सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल आज के समय में लगभग हर कोई करता है। फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम हर रोज़ करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे ग्रुप्स मिलते हैं, पेजेस मिलते हैं, वहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल्स मिलते हैं, वीडियोस शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, फ़ोटोज शेयर कर सकते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स में मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर में आती है। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग दैट यूजेस सोशल मीडिया ऐप्स एज अ मार्केटिंग टूल। मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया ऐप्स के यूज़ किया जाता है मार्केटिंग टूल के रूप में। These social media platforms enable brands to connect with their audience, build a brand, increase sale, drive traffic to a website or company। मतलब सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू हम अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपने सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वेबसाइट्स पे विजिटर्स ला सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अगर फीचर्स की बात करें, प्रोफाइल क्रिएशन, पोस्टिंग, इंगेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मेजरिंग, ये सोशल मीडिया के कुछ मेन फीचर्स हैं। लाइक सोशल मीडिया पे हम अपनी कंपनी के प्रोफाइल बना सकते हैं, हम अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता सकते हैं, हम अपने पोस्ट के थ्रू अपने कस्टमर से इंगेज कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं, हम अपने सर्विसेज के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
जो ऑफर्स हम कस्टमर्स को देना चाहते हैं हम उनके बारे में बता सकते हैं। हम डायरेक्टली कस्टमर से इंगेज कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें काफ़ी लो बजट में एडवर्टाइजिंग की भी सुविधा देता है। हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो सोशल मीडिया ऐप्स होती है वो हमें अपने रिजल्ट को मेज़र करने की भी सुविधा देती है कि कितने कस्टमर्स हमारे सर्विस को खरीद रहे हैं, कितने लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कितने नहीं खरीद रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड नहीं हैं, कौन से एरिया से हैं और कौन सा मोबाइल वो यूज़ कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में मीन्स सोशल मीडिया ऐप्स में मेज़र कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। हम अपना कंपनी का प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरह से हम पोस्ट बनाएं कि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करें, कस्टमर के साथ इंगेज करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये सारी चीज़ें। एडवर्टीजमेंट हम दिखा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंडर में आती है। और क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है, तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्च इंजन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ये दोनों मार्केटिंग के ऐसे तरीके हैं जिनके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू जब हम अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो उसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। अगर हम सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो गूगल के सर्च रिजल्ट में अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट दिखाने को हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। मतलब ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें गूगल के सर्च रिजल्ट में पेड मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को दिखाते हैं। अगर हम सर्च इंजन मार्केटिंग को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कंपेयर करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ट्रैफिक का एक फ्री तरीका है, एक ऑर्गेनिक तरीका है, उसमें हमें कुछ पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग में हम पैसे लगा के पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को गूगल के सर्च रिजल्ट में दिखाते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके। अगर हम सर्च इंजन मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी used to increase the visibility of a website in search engine result pages. It is the practice of marketing a business using paid advertisement. मतलब पैसे देकर हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट्स में दिखाते हैं, इसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। अगर हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ सर्च एड ही नहीं होता है, इसमें एड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे वीडियो एड्स हो गया, इमेज एड हो गया, शॉपिंग एड हो गया, लोकेशन एड्स हो गए हैं, या फिर इमेज और टेक्स्ट एड्स का कम्बाइनेशन हो गया। तो बाकी जितने भी एडवर्टीजमेंट के टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर आती है। तो जब हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर में आती है। अगर हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के डेफिनेशन को देखें तो अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट कंबाइंस टेक्स्ट, इमेज एंड URL दैट लिंक्स टू अ वेबसाइट वेयर अ कस्टमर कैन लर्न मोर अबाउट और बाय प्रोडक्ट्स। इट कैन बी डिस्प्ले एड, वीडियो एड, टेक्स्ट एड, शॉपिंग एड, etc. तो जब भी हम गूगल पे कुछ यूज़ करते हैं, जब हम गूगल पे कुछ पेज विजिट कर रहे होते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाते हैं जिनमें लर्न नाउ या फिर लर्न मोर या फिर बाय नाउ का बटन लगा होता है। तो उन बटन्स पे क्लिक करके हम सीधा कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से हम प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी के द्वारा एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम तक आता है और इन एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी को कस्टमर्स मिलते हैं। तो मार्केटिंग का जो इस तरह का तरीका होता है उसको हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। मतलब जब हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केटिंग करते हैं तो इसको हम ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। अब समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ऐसा तरीका है जिसमें हम इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विस की मार्केटिंग के लिए। इन्फ्लुएंसर ऐसे लोग होते हैं जिनका एक सोशल फॉलोइंग बेस होता है और जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, जो किसी फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट अ ब्रांड टू अ लार्जर फॉलोइंग बेस ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। Influencers are the people and organizations who have gained expert level of knowledge or social influence in their field with their following base. They appear as expert or trustworthy sources of information. तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उन पे उनकी ऑडियंस यकीन करती है। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हो गई या फिर कुछ यूट्यूबर्स हो गए या कुछ ब्लॉगर्स हो गए हैं।
जो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो जिन चीज़ों के बारे में बताते हैं उन पर उनकी ऑडियंस यकीन करती है। अगर वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं तो उनके ऑडियंस उस चीज़ को मानती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट सही हो सकता है। इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा सजेस्ट की गई प्रोडक्ट्स को लोग खरीदते हैं, इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मार्केटिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। अगर हम इन्फ्लुएंसर्स के टाइप्स की बात करें तो इन्फ्लुएंसर्स 5 टाइप के होते हैं: मेगा इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मिड टियर इन्फ्लुएंसर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स। इनके ऑडियंस साइज के हिसाब से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मेगा इन्फ्लुएंसर्स के 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक के फॉलोअर्स होते हैं। मिड टियर इन्फ्लुएंसर्स के 50,000 से लेके 5 लाख तक के फॉलोअर्स होते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के 10,000 से लेके 50,000 तक फॉलोअर्स होते हैं और नैनो इन्फ्लुएंसर्स के 1,000 से लेके 10,000 तक फॉलोअर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी मार्केटिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। जैसे कि हमने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स पर उनकी ऑडियंस यकीन करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांस होता है कि लोग उस चीज़ों को खरीदेंगे, इसलिए इसमें कन्वर्जन रेट काफ़ी हाई होता है और ये एक एडवर्टीजमेंट से भी ज़्यादा कारगर तरीका होता है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग को समझने से पहले हम ऑफलाइन अफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं। मान के चलिए मैं एक रूम ओनर हूँ, मेरे पास एक रूम है और मुझे इसे रेंट पे देना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाऊँगा, मैं उससे बोलूँगा कि भैया मेरे पास एक रूम है, आप मुझे ये रूम रेंट पे लगा दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूँगा। अब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे रूम चाहिए, तो मेरा रूम उस कस्टमर को वो दे देता है, बदले में मैं उसे कुछ कमीशन देता हूँ और मुझे अपने रूम के लिए एक रेंटर मिल जाता है। अगर एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमारे कॉलेज में एक स्कीम चलती है जिसमें अगर हम कॉलेज को स्टूडेंट्स लाकर दें तो कॉलेज उस स्टूडेंट की टोटल फीस का कुछ कमीशन हमें देता है। अब वो कमीशन कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ भी परसेंटेज हो सकता है। तो इस तरह की जो मार्केटिंग की टेक्निक होती है उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। यही एफिलिएट मार्केटिंग है। ऑनलाइन इंडस्ट्री में कोई मर्चेंट होता है, वो किसी पब्लिशर के पास जाता है जिसके पास एक फॉलोइंग बेस होता है, सोशल फॉलोइंग बेस होता है। वो उससे बोलता है कि भैया आप मेरा प्रोडक्ट बेच दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा, आप मुझे कस्टमर्स दीजिए, मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। अब जैसे अमेज़न का एग्जांपल लेते हैं। अमेज़न का प्रोग्राम है अमेज़न अफिलिएट प्रोग्राम, मतलब वो मर्चेंट है। मैं एक पब्लिशर हूँ, मैं एक वेबसाइट ओनर हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है। तो अमेज़न एसोसिएट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की लिंक्स को मैं अपने वेबसाइट पे डालूंगा। अब उन लिंक्स पे क्लिक करके मेरे वेबसाइट से जब कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसके बदले में मुझे मर्चेंट कुछ कमीशन देगा, मतलब अमेज़न मुझे कुछ कमीशन देगा। तो यही एफिलिएट मार्केटिंग है। इसमें एक्चुअल में वो प्रोडक्ट मेरा नहीं है, लेकिन मेरे वेबसाइट के थ्रू मर्चेंट वेबसाइट से यानी अमेज़न से कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है। कस्टमर प्रोडक्ट को तो अमेज़न से ही खरीद रहा है, लेकिन वो मेरे वेबसाइट के थ्रू खरीद रहा है, मतलब मैं एक थर्ड पर्सन के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक थर्ड पार्टी हूँ। तो मार्केटिंग की जो इस तरह की टेक्निक होती है उसको हम अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अगर हम अफिलिएट मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो अफिलिएट मार्केटिंग इज एन एडवर्टाइजिंग मॉडल इन विच अ कंपनी compensates थर्ड पार्टी publishers to generate traffic or leads to the company's products and services. The third party publisher are affiliates and the commission fee incentives them to find ways to promote the company. मतलब जैसे जो पब्लिशर होता है, जैसे कि मेरा वेबसाइट है तो मैं पब्लिशर हूँ, मैं अफिलिएट हो गया, मैं मर्चेंट के प्रोडक्ट को प्रमोट करूँगा अपने वेबसाइट पर, और जब कोई कस्टमर मेरे वेबसाइट पे विजिट करेगा तो मेरे लिंक से क्लिक करके वो मर्चेंट के वेबसाइट पे चल जाएगा और वहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो इस बदले में मर्चेंट मुझे कुछ कमीशन देगा। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें वो एक थर्ड पार्टी पब्लिशर को बोलता है कि आप मेरे लिए ट्रैफिक जनरेट कीजिए, मेरे लिए लीड जनरेट कीजिए, मेरे प्रोडक्ट्स बेच दीजिए और बदले में मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। आज के समय में बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे अमेज़न एफिलिएट हो गया, क्लिक बैंक हो गया, शेयर एसएल हो गया, एडजिंग हो गया। तो इन सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स में वो हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है, वो लिंक हम अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं
और जब कोई उस लिंक पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदता है, जिस भी प्रोडक्ट का वो लिंक होता है, तो उसके बदले में हमें उस प्रोडक्ट के प्राइस पे कुछ कमीशन मिलता है। यही एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग आज के समय में अर्निंग का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। डिजिटली जो भी बिजनेसेस हैं वो सारे एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स हैं, हर कोई लगभग एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा है। हर किसी ने अपने इस वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक जरूर लगाया होगा। तो इसलिए एफिलिएट भी डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें हम ईमेल का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अगर हम ईमेल मार्केटिंग के डेफिनेशन को देखें तो ईमेल मार्केटिंग इज अ पावरफुल मार्केटिंग चैनल, अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दैट यूजेस ईमेल टू प्रमोट योर बिजनेसेस प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए हम ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लगभग रोज ही अपना ईमेल चेक करते हैं। तो जब हम अपना ईमेल ओपन करते हैं तो हमें बहुत सारे ईमेल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से बहुत सारे ईमेल्स हमारे काम के होते हैं, लेकिन बहुत सारे ईमेल्स ऐसे होते हैं जो प्रमोशनल ईमेल्स होते हैं, जैसे कुछ ऑफर से रिलेटेड, कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड, या किसी कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में। तो इस तरह के जो ईमेल्स होते हैं ये बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा है। हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या किसी ब्लॉग में विजिट करते हैं तो वहाँ हमें न्यूज़लेटर साइन अप का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे अगर हम अपना ईमेल डाल देते हैं तो उसके बाद से उस वेबसाइट से या उस ब्लॉग से रिलेटेड हमें ईमेल्स आने लगते हैं। उस ब्लॉग के ऑफ़र के बारे में, उस ब्लॉग के जो डिस्काउंट ऑफ़र होते हैं उन सब के बारे में, या उस ब्लॉग ने कोई नया आर्टिकल पोस्ट किया है तो उस बारे में। तो इस तरह की जो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं ये ईमेल मार्केटिंग से आते हैं। कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है, हमारे वेबसाइट को विजिट करता है, हमारे सर्विसेज को देखता है, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदता है। तो एक बिजनेस के लिए तो यही सब चाहिए होता है कि कस्टमर उनके वेबसाइट पे आए, विजिट करें। तो इसलिए यह भी एक मार्केटिंग का हिस्सा होता है। अगर हम ईमेल मार्केटिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 91% ऑफ कंज्यूमर्स चेक देयर ईमेल डेली। मतलब 91% कंज्यूमर अपना ईमेल रोज चेक करते हैं। 66% of consumers have made a purchase online as a result of an email marketing campaign। मतलब 66% लोग ईमेल मार्केटिंग के जो प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं उन्हें देखकर अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं या उन पे क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। 74% ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफर टू रिसीव कमर्शियल कम्युनिकेशन वाया ईमेल। मतलब 74% लोग ऐसे हैं जो कमर्शियल ईमेल्स के लिए, मतलब जो बिजनेस के ईमेल्स होते हैं, लाइक कोई जॉब से रिलेटेड हो गया, जॉब का काम हो गया, या फिर हायरिंग से रिलेटेड, ये सारी जो भी बिजनेस ईमेल्स होती हैं उसके लिए ईमेल को प्रेफर करते हैं। साल 2019 में 3.9 बिलियन ईमेल के एक्टिव यूजर्स थे, जो कि साल 2023 में बढ़कर 4.3 बिलियन होने वाले हैं। साल 2019 में 293.6 बिलियन ईमेल्स रोज सेंड किए जाते थे और आज के समय में यह बढ़कर 347.3 बिलियन हो चुका है। तो हम समझ सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग एक कितना पावरफुल चैनल है। ईमेल मार्केटिंग जितना दिखता है इतना आसान होता नहीं है, और जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ईमेल मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती है। आज के समय में जो ईमेल ऐप्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं और वो जो प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं उनको स्पैम में डाल देते हैं। तो किस तरह से अपने हम ईमेल को क्रिएटिवली लिखें कि वो स्पैम में ना जाए, कहाँ से हमें ईमेल्स की लिस्ट मिल सकती है, ईमेल कैंपेन अपना कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें जो है ईमेल मार्केटिंग के अंदर में आती है। अगर हमारे पास 1 लाख ईमेल्स की लिस्ट है और उसमें हमने अपने प्रमोशनल ईमेल को भेजा तो उसमें कितने लोगों ने उस ईमेल को ओपन किया, कितने लोगों के पास ये डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने ओपन करके कुछ लिंक पे क्लिक किया, इन सारी चीज़ों को भी हम ईमेल मार्केटिंग के अंदर में कंसिडर करते हैं। हम मैनुअली ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100 या 200 ईमेल्स ही भेज सकते हैं। एक बार में बहुत सारे ईमेल्स भेजने के लिए, बल्क में इमेज भेजने के लिए हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेलचिम्प एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें हम बहुत सारे ईमेल्स भेज सकते हैं। सिर्फ मेलचिम्प ही नहीं है, और भी बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली मेलचिम्प पसंद करता हूँ। तो मेलचिम्प की फ्री के सर्विस में आप एक बार में 1500 तक ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बेस इससे भी ज़्यादा है तो आप उसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे ईमेल्स भेज सकते हैं।
तो इस तरह से हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अभी तक हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा, कंटेंट मार्केटिंग से लेके ईमेल मार्केटिंग तक, उन सब चीज़ों को जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में हम थियोरेटिकली कितना भी जान लें, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली खुद से अप्लाई नहीं करेंगे उन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका ऑनलाइन इंटरनेट पे एक डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई फेसबुक पेज हो, चाहे कोई आपका ब्लॉग हो, चाहे अपना वेबसाइट हो, चाहे कंपनी का वेबसाइट हो, आपका एक डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपना खुद का ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं। ब्लॉग एक वेबसाइट के जैसा ही होता है, एक वेब पेज होता है जिस पे हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे blogger.com हो गया, wordpress.com हो गया, wix.com हो गया, weebly.com हो गया, medium.com हो गया, host.com, tumblr.com। इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फ्री में कैसे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और अपने ब्राउज़र में टाइप करना है ब्लॉगर। उसके बाद आपको सबसे ऊपर में blogger.com मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। blogger.com में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसपे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर ब्लॉग। आपको क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना है। क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। साइन इन करने के लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए, क्योंकि ब्लॉगर गूगल का है तो आपको अपने गूगल अकाउंट से ही साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं अपने अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन होने के बाद आपसे आपका ब्लॉग का नाम पूछा जाएगा, जो भी नाम आप अपने ब्लॉग का रखना चाहते हैं। मेरे केस में मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड चीज़ बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल इस ब्लॉग का नाम रखता हूँ। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अपना यूआरएल डालने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो यूआरएल है ये आपका यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ भी नाम डाल के देखते हैं कि वो अवेलेबल हो पाता है या नहीं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, ये ब्लॉग नाम अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नंबर ऐड कर देते हैं जिससे कि ये हमें अवेलेबल हो जाए। तो आप देख सकते हैं दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये हमारा डोमेन है डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल 2023.blogspot.com। यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है blogspot.com, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसके लिए आपको एक कस्टम डोमेन लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ आपको अपना डिस्प्ले नाम चूज करना है। तो यहाँ पे आप अपना जो ब्लॉग का नाम रखे हैं उसको भी डिस्प्ले नाम रख सकते हैं, या कुछ अलग डिस्प्ले नाम भी रख सकते हैं। मैं फिलहाल अभी अपने ब्लॉग के नाम को ही डिस्प्ले नाम रखूंगा, जो कि हम मेरे साइट पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैंने अपने ब्लॉग का नाम यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा। तो अब हमारे ब्लॉग बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आएगा। अगर अभी हम अपने ब्लॉग को देखें तो हम यहाँ व्यू ब्लॉग करके अपने ब्लॉग को देख सकते हैं कि अभी ये किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हमारा ब्लॉग कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल जो कि वेबसाइट है, जो हमारे ब्लॉग का हेडलाइन है, इस पर अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ देयर्स नथिंग हियर, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम इसको एक वेबसाइट की तरह बना सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पोस्ट बनाते हैं। हम यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करके हम एक नया पोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने पोस्ट का टाइटल डालना है और यहाँ पे आप जो कुछ भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वो कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने एक टाइटल लिखा है, एन एक्सक्लूसिव स्नीक पेक एट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर G7 लेट क्लाइमेट क्लब। ये हमने अपने वेबसाइट का टाइटल, मतलब जो भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं ये आर्टिकल का टाइटल है। और इसके बाद यहाँ पे हम कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कंटेंट लिख सकते हैं। अब कंटेंट लिखने के लिए हमारे पास ये सारे टूल्स होते हैं। इसमें जैसे हम फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम पैराग्राफ या हेडलाइन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें पैराग्राफ लिखना है या हेडलाइन लिखना है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक में कर सकते हैं। यहाँ पे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखते हैं।
ओके, तो ये सारे कंटेंट जो है मैंने लिखा है। अब इस पे मान के चलिए मुझे इसको हेडलाइन बनाना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये पैराग्राफ ऑप्शन पे क्लिक करके, जिससे मैं इसको सब हेडिंग भी बना सकता हूँ, हेडिंग भी बना सकता हूँ। तो चलिए मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ। अब ये मेरा एक हेडिंग है। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रीन कर दिया। अगर इसको मुझे दूसरा हेडिंग बनाना है, या इसको मुझे एक मेजर हेडिंग बनाना है, तो इसको एक मेजर हेडिंग भी मैं बना सकता हूँ। तो अभी एक मेजर हेडिंग है। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें काम करती है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। मैं अगर इसको एक लिंक बनाना चाहूँ, तो रीड मोड को मैं सबसे पहले ब्लू कलर में चेंज कर लेता हूँ, इसका टेक्स्ट कलर में चेंज कर देता हूँ ब्लू में। अब ये ब्लू दिख रहा है, लेकिन अभी ये लिंक नहीं है, ये एक हाइपर लिंक अभी नहीं है। हाइपर लिंक मतलब वैसे टेक्स्ट जो कुछ लिंक कंटेंट करते हैं, जिस पे क्लिक करके हम किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट लिंक करता हूँ, और जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि इस लिंक पे क्लिक करके कोई विकीपीडिया के पेज पे पहुंच जाए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ wikipedia.org, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि गूगल इसको इंडेक्स करे, और हम चाहते हैं कि ये एक नए टैब में ओपन हो, तो इसको हम चेक करेंगे और इस पर हम चेक नहीं करेंगे। अब इसको हम अप्लाई कर देंगे, तो अब ये मेरे लिए एक लिंक हो गया। इसी तरह से हम यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो यहाँ पे एक इमेज ऐड हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस इमेज को कहीं भी रख सकता हूँ। मैं इस इमेज को अगर लेफ्ट में रखना चाहूँ तो लेफ्ट में रख सकता हूँ, राइट में रखना चाहूँ तो राइट पे रख सकता हूँ। फिलहाल मैं इस इमेज को जो है राइट पे रखता हूँ। इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हम इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट को लेफ्ट पे या राइट पे कर सकते हैं, या जस्टिफाई पे रख सकते हैं। हम चाहे तो इस पर कोड डाल सकते हैं, इस पर नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इन सारे ऑप्शंस को जब आप खुद से ट्राई करेंगे, तभी आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने से पहले हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देगा। अगर हम इसके प्रीव्यू देखें, तो यहाँ पे क्लिक करके हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डेस्कटॉप पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम मोबाइल पे की बात करें, तो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हम टैबलेट के प्रीव्यू की बात करें, तो टैबलेट पे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल किस तरह से दिख रहा है, हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है जो हमने बनाया है अभी अभी, वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल ये ठीक ही दिखाई दे रहा है, तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये कंफर्म करने के लिए पूछता है, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। अब हमारा जो ये पोस्ट है ये पब्लिश हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं कि ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। तो अब अगर हम अपने वेबसाइट की प्रीव्यू को देखेंगे, यहाँ से हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके अगर फिर से अगर हम अपने वेबसाइट को देखें, तो अब यहाँ पे एक पोस्ट आएगा। देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक पोस्ट आ चुका है अब, और ये वेबसाइट अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस पे हम इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि कैसे हम इसका थीम चेंज कर सकते हैं। थीम चेंज करने के लिए आपको यहाँ थीम ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे बहुत सारे थीम मिल जाएंगे, काफ़ी सारे थीम मिल जाएंगे जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस थीम को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, या इसका मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। फिलहाल मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और अब मैं अपने वेबसाइट का प्रीव्यू देखता हूँ कि अब ये किस तरह से दिख रहा है। और अब जब हम इस पर और भी कुछ पोस्ट लिखेंगे, तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इस पर मैं और एक पोस्ट ऐड करता हूँ। अभी अगर हम इसके दूसरे ऑप्शन को देखें, तो यहाँ आपको स्टेट्स ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ब्लॉग में कितने विजिटर्स हैं। यहाँ पे कमेंट्स ऑप्शन है, इसमें हम देख सकते हैं अगर हमारे ब्लॉग में कुछ कमेंट्स हैं तो। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट की अर्निंग देख सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट मोनेटाइज है, आपके वेबसाइट पे एड्स आ रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग भी कर सकते हैं। गूगल एड्स के अप्रूवल के लिए आपके ब्लॉग में मिनिमम महीने के 100 विजिटर होने चाहिए। तो अगर आपकी वेबसाइट में अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, लोग देख रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट बना के आपने रखा है, तो आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और उस पर जो एड्स आएंगे उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं।
साथ ही आप अपने ब्लॉग में अफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं और उसके थ्रू भी आप अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉग पैसे कमाने का भी एक अच्छा तरीका है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस दिखने को मिल जाएंगे। हमारे ब्लॉग में जो भी पेजेस हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने वेबसाइट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, हम अपने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, ये किस तरह से दिखेगा, इसके हेडर में क्या दिखेगा, इसके टॉप पे क्या दिखेगा, इसके पेज बॉडी पे क्या रहेगा और फुटर पे क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे देखें तो यहाँ आपको थीम ऑप्शन मिल जाएगा। थीम से जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने ब्लॉग का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम ब्लॉगर पे कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने ब्लॉग के लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना एक ब्यूटीफुल ब्लॉग बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को खुद से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो आप भी अपना एक ब्लॉग बनाएं, उस ब्लॉग में आप रेगुलर पोस्ट लिखिए, उन पोस्ट को आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में शेयर कीजिए। अपने ब्लॉग के नाम से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाइए, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, और डिजिटल मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनको आप अपने ब्लॉग के लिए अप्लाई करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड थैंक you very much for watching this video. I hope you have learned something from this.